बिस्मिल्लाह इंट्रोडक्शन क्या बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट है एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंटेशन का, कि जिसके अंदर हम ओवरव्यू करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर के जो कि एचपीएलसी के साथ यूज़ किए जाते हैं। और हम इसके अलावा ब्रीफली देखेंगे कि मेजर एरियाज कौन कौन से हैं कि जहाँ पे एचपीएलसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेक्टर्स की। सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम्स बिफोर, कि जो इंस्ट्रूमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है कि जो उसकी सेंसिटिविटी को डिटरमिन करता है कि इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, कितना एक्यूरेट है, कितना रिलायबल है, तो वो उसके डिटेक्टर्स होते हैं। तो जितना अच्छा, जितना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो है डिटेक्टर लगा होगा, उतना ही वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेंसिटिव होगा। सो दैट्स वाई डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन कि हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो एचपीएलसी है वो हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और कितनी सेंसिटिविटी चाहिए हमें, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, उस हिसाब से जो है वो डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने नॉर्मल लैब स्केल पे यूज़ करना है तो वहाँ पे जो है जहाँ पे आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं चाहिए तो वहाँ पे आप नॉर्मल डिटेक्टर यूज़ करते हैं कि जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। बट इन केसेस के जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए और आपके पास फंड्स हैं, और तो वहाँ पे जो है हम मोस्टली एक्सपेंसिव और हाईली एक्यूरेट जो है वो डिटेक्टर यूज़ करते हैं। There are so many kind of actually detectors which have been used and are available for its use with HPLC. For example, जैसे UV visible है, और photodiode array detector हैं, जो बहुत commonly जो है इनको यूज़ किया जाता है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर्स होते हैं। These are the most commonly used detector with HPLC. इसके अलावा इन सम जो है लेबोरेटरीज जो है वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह कुछ एवापोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर्स हैं और कुछ मल्टी एंगल लाइट स्कैटरिंग जो है वो डिटेक्टर हैं जिनको यूज़ किया जाता है एचपीएलसी के साथ, जहाँ पे बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो डिटरमिन की जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाता है। आल्दो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है, बट जहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है वहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमीटर भी जो है वो इम्प्लाई किया जाता है। इसके अलावा कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। फ्लोरेसेंस एंड केमिलुमिनेसेंस डिटेक्टर्स हैं, these are also common with HPLC. Then there are optical rotation detector and electrochemical detectors. There are multiple kinds of electrochemical detector, जो कि एम्पेरामेट्रिक पे है, वोल्टामीट्रिक जो है मेथड्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो मल्टीपल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जो है ये जितने टाइप के डिटेक्टर्स हैं इन सबको जो है हम स्टडी करें डिटेल में या इनको ओवरव्यू करें। तो हम जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड 3 से 4 किस्म के जो डिटेक्टर हैं अब उनको ओवरव्यू करेंगे कि कौन कौन से डिटेक्टर हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो यूज़ किए जाते हैं एचपीएलसी के साथ। सो सॉरी सो जो मोस्ट कॉमनली यूज या जो मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टर हैं एचपीएलसी के लिए, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स के ऊपर। जैसे यूवी विजिबल है, जो यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन है, फ्लोरेसेंस जो डिटेक्टर हैं या कैमिलुमिनेसेंस डिटेक्टर हैं, तो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टर्स फॉर एचपीएलसी। जब हम बात करते हैं यूवी विजिबल डिटेक्टर की, तो वहाँ पे जो है बेसिकली जो हमारे पास क्रोमेटोग्राम आता है वो बेसिकली एक प्लॉट होता है अब्जॉर्बेंस वर्सेस फंक्शन ऑफ इल्यूशन टाइम होता है, जहाँ पे हम हमने एक सैंपल यूज किया जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट एनालाइट्स हैं। तो जब हम उसको रन करते हैं एचपीएलसी के थ्रू, तो एचपीएलसी का मेन फंक्शन ये है कि एचपीएलसी ने उनको कंपोनेंट्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट आउट करना है
एंड डिफरेंट टाइप पे लूट करना है। तो जब HPLC से उनके जो कंपोनेंट हैं एक एक करके लूट होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा यूवी विजिबल डिटेक्टर है वो उसको साथ साथ डिटेक्ट करता है, और ये वो जो उसकी हमारे पास पीक्स आ रही होती है उसकी इंटेंसिटी हमें बता रही होती है कि उसकी कितनी कंसंट्रेशन है स्पेसिफिक एनालाइट की, और जो उसकी पोजीशन है वहाँ पे जो उसका रिटेंशन टाइम है वो बेसिकली हमें आइडिया देता है कि वो कंपोनेंट क्या चीज़ है, वहाँ पे क्या जो है वो इलूट हो रहा है। तो बेसिकली वहाँ पे हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह के जो है वो एनालिसिस हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है डायोड अरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किए जाते हैं कि जो कि अगर हमें बहुत फास्ट अगर हमें एनालिसिस चाहिए, क्योंकि जो डायोड अरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है बेसिकली ये इंटायर स्पेक्ट्रा को जो है विद इन जो है वो नैनो सेकेंड जो है वो उसको स्कैन कर लेता है और हमारे पास जो है वो क्रोमेटोग्राम आ जाता है। सो टोटली डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं HPLC को, और जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो बेस्ड ऑन दैट हम जो केमिलुमिनेसेंस है या फ्लोरेसेंस है या यूवी विजिबल है या फोटोडायोड अरे है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो मल्टी काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम यूज़ करते हैं, और इनकी जो सिलेक्शन होती है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारा एप्लीकेशन एरिया क्या है और हमें किस तरह की और कितना फास्ट एनालिसिस चाहिए और कितना एक्यूरेट एनालिसिस चाहिए। सो दिस इज जस्ट अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ यूवी विजिबल जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिटेक्टर जो है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इससे पहले यहाँ पे आपका HPLC कॉलम होता है, तो कॉलम से जब सेपरेट होते हैं एनालाइट इलूट होते हैं, तो वह वन बाय वो वन इधर यहाँ से इसके अंदर इंटर होते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सेल होता है जिसके अंदर जो है वो जो है वो डिटेक्शन जब हो रही होती है, तो नॉर्मली जो फ्लो सेल होता है कि जिसके अंदर हमारी यूवी विजिबल के लिए डिटेक्शन हो रही होती है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो दैट इज अराउंड 1 to 10 माइक्रोलीटर होता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था यूवी विजिबल में कि मल्टीपल काइंड ऑफ सेल्स यूज होते हैं, जिनका मटेरियल डिफरेंट होता है और जिनकी पाथ लेंथ और वॉल्यूम वगैरह डिफरेंट होता है। और नॉर्मली जो इधर HPLC के साथ यूज किए जाते हैं उनकी पाथ लेंथ मोस्टली 0.2 to 1 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट कॉमनली यूज जो सेल होते हैं यूवी विजिबल के, मोस्टली उनका जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है कि जो एनालाइट लूट होगा, तो मोबाइल फेस जो यूज करते हैं, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो बेसिकली ऐसा यूज करना पड़ता है कि जो कि उस रेंज के अंदर, वेवलेंथ के अंदर जिस पे हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसके अंदर जो यूवी रेंज है या विजिबल रेंज है उसके अंदर उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो जब सिर्फ मोबाइल फेज उसमें से लूट हो रही होती है तो हमारे पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता, क्योंकि मोबाइल फेज वहाँ पे एब्जॉर्बेंस नहीं दे रही होती। और जैसे कोई एनालाइट उसके अंदर से लूट करता है कॉलम से और वो उसमें से पास होता है, तो फिर वो एनालाइट जब एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे पास जो है वो एक पीक आ जाती है। सो मेजर रिक्वायरमेंट इसमें यही होती है कि हमने मोबाइल फेज इस तरह की यूज़ करनी है कि जो कि उस जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो एब्जॉर्बेंस ना दे। अदरवाइज जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और जो यूवी विजिबल डिटेक्टर होते हैं ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। सो जो डिटेक्टर्स विच आर बेस्ड ऑन एब्जॉर्बेंस जो है जैसे यूवी विजिबल डिटेक्टर है, तो इनकी जो डिटेक्शन लिमिट है दैट इज अराउंड 100 पिकोग्राम टू 1 नैनोग्राम ऑफ इंजेक्टेड एनालाइट। अगर इवन 1 नैनोग्राम तक आपके पास और या 0.1 नैनोग्राम है आपके पास एनालाइट, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। इतनी लो कंसंट्रेशन को भी आप जो है वो यूवी विजिबल एब्जॉर्बेंस जो डिटेक्टर है उनके साथ डिटेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरह जब हम फ्लोरेसेंस डिटेक्टर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली सिर्फ आप वही एनालाइट डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो फ्लोरेसेंस शो करते हैं, और बिकॉज बहुत कम एनालाइट हैं, बहुत कम सल्यूट्स हैं कि जो कि कैपेबल होते हैं फ्लोरेसिंग के, सो ये जो है वो फर्दर जो है वो सिलेक्टिविटी हमें देते हैं, और इस वजह से खैर सिलेक्टिव ही यूज़ किया जाता है। और मोस्टली जो फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स हैं मोस्टली हम उन्हीं लैब्स के अंदर इनको यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हम मोस्टली फ्लोरेसेंस एनालाइट पे या ऐसे चीज़ों को सेंसाइज कर रहे होते हैं कि जो फ्लोरिसेंट होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो बेसिकली इनको यूटिलाइज किया जाता है। और जो क्रोमेटोग्राम होता है यूवी विजिबल की निस्बत जो ओनली डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हम एब्जॉर्बेंस की बजाय जो है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर हम फ्लोरेसेंस डिटेक्टर यूज़ करते हैं। और इनकी जो डिटेक्शन लिमिट होती है वो इवन बेटर होती है, जो जहाँ पे हम यूवी विजिबल जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं एज अ डिटेक्टर विद एचपीएलसी। तब तक हम थोड़ी देर ये एनिमेशन देखते हैं, तब तक थोड़ा गले को भी आराम आ जाए। Different types of detectors can be used, such as the UV vis detector, which showing an absorption spectrum in the ultraviolet or visible region. For UV detection, a deuterium discharge lamp as a light source is used. And for components detection in visible region, a tungsten lamp is used. In UV vis detector we can also find entrance slit, lens, prism or diffraction grating, exit slit, flow cell, and detector for absorption measurements. Light from the lamp is shown onto the prism and dispersed according to wavelength. When the measurement is performed with a specific wavelength, the angle of the prism is adjusted so that the light of this wave can shine on the flow cell. As the compounds elute from the column, they enter the flow cell, where the bonding and non-bonding electrons of these compounds can absorb energy in the form of ultraviolet or visible light. The manner in which the final data is displayed is based on the computer and software. The number of peaks present can indicate how many components are in the mixture. Usually, the x-axis of the HPLC chromatogram shows the amount of time taken for the analytes to pass through the column and reach the detector. Typically, the y-axis, or the area of the peak, is a reflection of the amount of a specific analyte that's present. Thank you for watching. Okay. So next हमारे पास जो type of detector हैं, those are electrochemical detectors which are commonly used with HPLC. So electrochemical detectors basically different type of electrochemical properties हैं उनको measure कर रहे होते हैं। For example, पैरामीटर है, वोल्टामीट्री है, कूलोमीट्री है, कंडक्टिविटी है। सो जो हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर यूज कर रहे होते हैं, दैट इज मेजरिंग एनी वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। और इन डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है, बेसिकली इट इज एन एम्पेरोमीटर। यहाँ पे हमारे पास एक जो एनालाइट है जब इल्यूट होता है कॉलम से, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारे पास एक वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है जो कि इस तरह के मटेरियल का बना होता है कि जहाँ पे एनालाइट की जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, वो इधर उनकी ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, एंड देन क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी तो देर इज मोस्टली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन देर इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड वहाँ पे यूज किया जाता है। तो वहाँ पे इनको जो है वो जो करंट है इसको जो है वहाँ पे मेजर किया जाता है, उस डाटा को फिर मोस्टली कलेक्ट करते हैं ऑन कंप्यूटर, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि मोस्टली जो है आप जब एनालाइट मोबाइल फेज है जब आ रही होती है तो उसके अंदर कोई जो है वो करंट शो नहीं हो रहा होगा। जब उसके अंदर एनालाइट और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनालाइट, आप कौन सा एनालाइट यूज आएगा उसके हिसाब से जो है वो करंट
प्रोड्यूस होता है जिसको आप डिटेक्ट करते हैं। सो नॉर्मली जो यहाँ पे वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है दैट इज उसको इस तरह का पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है विच इज फेवरेबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग द एनालाइट। एंड नॉर्मली इन एम्पेरोमेट्रिक जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन होती है उसके अंदर एज आई सेड इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है which results from oxidation or reduction of the eluting analyte from the HPLC। हम एक सैंपल रन करते हैं HPLC के अंदर जिसको जो कि सेपरेट होते हैं ऑन द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। उसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उन एनालाइट्स जो होते हैं उसके जो कंपोनेंट एनालाइट होते हैं जब वो इल्यूट करते हैं फ्रॉम कॉलम तो वो जब जब वो डिटेक्टर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होंगे तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है जो जिसको आगे रिकॉर्ड किया जाता है और फर्दर जो है वो प्रोसेस किया जाता है थ्रू कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स। और नॉर्मली जो डिटेक्शन लिमिट होती है एम्पेरोमीटर जो या इलेक्ट्रोकेमिकल जो डिटेक्टर होते हैं ये भी अराउंड 10 पिकोग्राम टू 1 नैनोग्राम ऑफ इंजेक्टेड एनालाइट जो है वो मेजर कर सकते हैं। सर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हर एटम के इलेक्ट्रॉन सपोज सोडियम वगैरह हैं तो उनके तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकले जाते हैं। थोड़ा आहिस्ता बोलना और दोबारा बोलना आवाज समझ नहीं है मुझे। सर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन से कैसे डिटेक्ट करेंगे मतलब कि हर एटम से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे तो फिर बेसिकली और ऑक्सीजन जो सॉरी जब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं बेसिकली जो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड कर रहे हैं और जो सिंपल पहला जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है ठीक है चाहे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जब भी वहाँ पे हो रही होती है रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको जो है वो आगे कलेक्ट होते हैं वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे और जस्ट जो है वो जिस तरह हम एब्जॉर्बर्स चेक करते हैं यूवी विजिबल के अंदर तो इसी तरह से हम जो है वहाँ पे जो करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको जो है उसकी जो इंटेंसिटी कितनी है उसको प्रोड्यूस चेक कर रहे होते हैं कि जब आपका पहला एनालाइट उसमें से डिस्चार्ज हुआ है तो वहाँ पे जो पीक आई है करंट की वो किस तरह की है। जब आपका दूसरा एनालाइट जो है वो सेकेंड एनालाइट लूट हुआ है तो फिर वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको जो है वो मेजर किया जाता है। उसके बाद बेस्ड ऑन तो टोटली एक्चुअली जहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर यूज कर रहे हैं ये हम वहाँ पे यूज करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं और जो कि जिनकी इजीली जो रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं ऐसे केमिकल अगर हम यूज कर रहे हैं ऐसे एनालाइट हमारे पास हैं अगर सैंपल के अंदर कि जो इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव नहीं है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं देते बेसिकली उनके लिए तो हम ये डिटेक्टर यूज ही नहीं करते तो हम यूज ही वहाँ पे कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो एनालाइट हैं वो रिडॉक्स एक्टिव हैं और वो रिडॉक्स रिएक्शंस देते हैं इसके अंदर। एंड बाकी जहाँ तक उसका फर्दर एनालिसिस है कि आपके पास जो करंट आ रहा है आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि आपके पास कौन सा एनालाइट है और उसके पास कितनी कंसंट्रेशन है तो इसके लिए मेनली जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम जिनके अंदर डिफरेंट लॉगरिथम्स यूज किए हुए थे जैसे हमने FTIR में देखा तो फर्दर जो है वो प्रोसेस वो कर रहे होते हैं मैनुअली हमें इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता। ठीक है ओके नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो डिटेक्टर्स हैं इनको भी कॉमनली यूज किया जाता है और
कहा जाता है कि मेजरिंग जो मेजर करते हैं मोबाइल फेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इट इज़ एनालोगस, जैसा कि हम मोबाइल फेज की थर्मल कंडक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, इट्स सिमिलर। वहाँ पे हम उसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेक करते हैं, जहाँ पे अगर हमारे पास हीलियम गैस है जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और अगर उसके अंदर कोई मोबाइल फेज के अंदर एनालाइट आता है तो उसकी जो कंडक्टिविटी कम आती है, तो वहाँ पे जो डिफरेंस इन कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, हम वहाँ चेक करते हैं। सिमिलरली यहाँ के अंदर भी हम मोबाइल फेज जो है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, और जब उसके अंदर एक एनालाइट इल्यूट होता है तो चेंज होती है, चेंज आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर, तो दैट चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है उसको मेजर किया जाता है इसके अंदर। और सिमिलरली जैसे वहाँ पे जो थर्मल कंडक्टर है, हम उसको कहते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल डिटेक्टर, जो कहीं मतलब किसी किस्म के भी कंपाउंड है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो थर्मल कंडक्टिविटी तो चेंज होती है। इसी तरह से जो हम HPLC की बात करते हैं, लिक्विड्स की बात करते हैं, तो आप कोई भी एनालाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत चेंज जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर आएगा जब वो उसमें से लूट होगा। तो इसको भी हम जो है नॉर्मली जो है यूनिवर्सल डिटेक्टर जो है वो कहा जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो डिटेक्टर। लेकिन जब प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो डिटेक्शन लिमिट है वो एज कम्पेयर टू जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर्स हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर हैं, उनकी निस्बत इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है। तो नॉर्मल अगर आपने किसी लैब वगैरह में यूज़ करना है या नॉर्मल एनालिसिस के लिए यूज़ करना है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत कॉमन यूज़ होता है, क्योंकि ये हर तरह के एनालाइट को डिटेक्ट कर लेता है। और वहाँ पे हमें जैसे अप टू जो है वो 100 नैनोग्राम से 1 माइक्रोग्राम तक जो है वो एनालाइज कर सकता है। लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा अगर एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए, तो फिर जो है हम दूसरे तरह के जो डिटेक्टर हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर नॉर्मल एनालिसिस, नॉर्मल लैब स्केल एनालिसिस जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंडक्टर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा एक इशू सिर्फ यहाँ पे ये आता है कि जब हम ग्रेडियंट इल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते अगर हमने कहीं पे ग्रेडियंट इल्यूशन यूज़ करना है, क्योंकि जब उसकी कंपोजिशन चेंज होती है मोबाइल फेस की, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है दैट आल्सो एक्चुअली चेंज। सो वहाँ पे जो है हमारे पास जो बेस कर्व होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए अगर हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ग्रेडियंट इल्यूशन जो है वो यूज़ नहीं करते, और अगर वो हम ग्रेडियंट इल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम फिर इसको डिटेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते बल्कि कोई और डिटेक्टर यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो मास डिटेक्टर है, ये बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर है, बट गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है HPLC। लेकिन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ जो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इतना कॉमन नहीं है। अब कॉमन होता जा रहा है, जो नए मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डेवलप किए जा रहे हैं, बट पहले जो है वो इतना कॉमन नहीं है। डिटेक्शन लिमिट इसकी बहुत अच्छी है, लाइक फ्रॉम 100 पिकोग्राम टू 1 नैनोग्राम जो है वो इसको एनालाइज कर सकते हैं। सम केसेस इनटू अप टू 1 to 10 पिकोग्राम भी जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट कर सकता है। डिटेक्शन पे इस पर कोई इशू नहीं है, हाईली सेंसिटिव होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो ओनली प्रॉब्लम ये है कि जब आप HPLC के साथ मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। वो ये कि गैस में तो जब आप गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे तो आप गैस यूज़ कर रहे हैं एज अ मोबाइल फेस, और वहाँ पे जो है वो क्योंकि वैक्यूम यूज़ करते हैं मास के अंदर, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि जब एनालाइट को हम GC से MS में जाता है फॉर डिटेक्शन। लेकिन क्योंकि HPLC के अंदर हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं लिक्विड जो मोबाइल फेज हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड मोबाइल फेज एज सच कंपैटिबल नहीं है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ, जहाँ पे हाई वैक्यूम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होता मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर HPLC के साथ। और बहुत ही एडवांस जो लैब्स हैं या अच्छी लैब्स हैं वहाँ पे स्पेशली डिज़ाइंड HPLC और MS जो है वो यूज़ किए जाते हैं कि जो कंपैटिबल हों और इस लिक्विड प्रॉब्लम के साथ।
लेकिन अभी नए जो एडवांस लेवल के मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो डेवलप हो रहे हैं और एचपीएलसी हो रहे हैं, दे आर मोस्टली कंपैटिबल, तो उनको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ये थे कुछ डिटेक्टर्स जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं या जो जाके बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कुछ मेजर एरियाज ऑफ एप्लीकेशन के एचपीएलसी को नॉर्मली किन किन एरियाज के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड एचपीएलसी बेसिकली हम इसको एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड मेनली इन जो एनवायरमेंटल साइंसेज हैं या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, उसके अंदर जो है वो इसको एचपीएलसी को एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए जो है वो उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एचपीएलसी का यूज़ बहुत ज़्यादा, एंड मेरा नहीं ख्याल कि कोई फार्मास्यूटिकल लैब ऐसी होगी कि जिसके अंदर एचपीएलसी यूज़ ना हो। तो एचपीएलसी जो है वो बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है इन फार्मास्यूटिकल्स एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा काम जो होता है फार्मास्यूटिकल्स का वो एचपीएलसी के ऊपर ही हो रहा होता है। तो बहुत कॉमनली यूज़ होती है एचपीएलसी फार्मास्यूटिकल के अंदर भी, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है फॉर एनालिसिस। इसके अलावा जो है वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है एचपीएलसी को, और क्लिनिकल और कंज्यूमर प्रोडक्ट जो सैंपल्स होते हैं जैसे लैब स्केल सैंपल्स हैं, और इसके अलावा डिफरेंट क्लिनिक्स हैं या फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स हैं, सो उनको भी उनके एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सो दीज आर बेसिकली द मेजर एरियाज के जहाँ पे इनको यूज़ किया जा रहा है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है उसकी एनालिसिस की, जो कि एचपीएलसी के थ्रू किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेनली जो हमारे पास एसिड अमाइनोफिन है, कैफीन है, बेंजोइक एसिड है और सैलिसाइलिक एसिड है। सो दीज आर द 4 बेसिक एनालाइट्स के जो कि सैंपल के अंदर मौजूद हैं, और जिनको विद इन 9 मिनट जो है हम एचपीएलसी के थ्रू सेपरेट करके एनालाइज कर सकते हैं। एंड बिलो आर द एक्चुअली स्पेसिफिकेशन के हम कौन सा कॉलम यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली फॉर दिस एनालिसिस जहाँ पे हमने इनको सेपरेट करना है, तो मोबाइल फेज जो है वो उसके अंदर वाटर सबसे ज़्यादा 69% वाटर है, 28% मैथनॉल है एंड 3% ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। सो इन तीन जो है सॉल्वेंट हैं, इनको 69-28 रेशो 3 में जो है वो मिक्स करके यूज़ किया गया है एज अ मोबाइल फेस। So this is one of the example of HPLC application, and the second one is for pesticides. तो जो क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स हैं उनके एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इस जो गिवन एग्जांपल है इसके अंदर 6 डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स हैं जिनको विद इन 9 मिनट्स 10 मिनट्स जो है वो एनालाइज किया गया। यहाँ पे एक डिफरेंट जो है वो कॉलम यूज़ किया गया, और मोबाइल फेज यहाँ पे आइसो ऑक्टेन एंड इथाइल एसीटेट 97.3 एंड 2.7% जो है वो मिक्स्ड जो है वो 2 डिफरेंट सॉल्वेंट हैं, उनको एज अ मोबाइल फेज यहाँ पे यूज़ किया गया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, दिस इज एंटी डिप्रेसेंट है, ट्राइसाइक्लिक, और इस सैंपल के अंदर जो एनालाइज किया गया है, एज यू कैन सी 8 डिफरेंट काइंड ऑफ एनालाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। एंड द गुड थिंग इज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद इन लाइक 2.5 मिनट जो है आप 4 एनालाइट्स को एक्यूरेटली आप सेपरेट कर सकते हैं एचपीएलसी के थ्रू, एंड देन दीज आर 5, 6, 7, 8। सो विद इन 5.5 मिनट्स, इन 6 मिनट के सिर्फ टाइम लगा, और आप एक सैंपल है जिसके अंदर 8 डिफरेंट एनालाइट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट है, आप उनको सेपरेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं विद इन 6 मिनट। तो दैट शोज एनालिसिस। एंड देन जो है हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर पेप्टाइड्स का एनालिसिस किया गया, एंड यहाँ पे सेम आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज कि जब आप डिफरेंट
ग्रुप का एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं, एनालाइज डिफरेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम कॉलम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल फेस जो है वो डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, डिटेक्टर डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट रेट डिफरेंट है। सो वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो thank you, that's all for our today's lecture, and let me